तो एक आ जाएगा। बी मीन्स होता है 11 और सी मीन्स, तो बी में जोड़ दीजिए, बी के बाद में या सी के बाद में डी ई एफ, तो 11 में से 3 गए तो 8 आ जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से एडिशन करते हैं। उसके बाद में 3 KB की रेंज निकालनी है तो 1 KB प्लस 2 KB जोड़ सकते हैं। 1 KB की रेंज प्लस लास्ट एड्रेस ऑफ 2 KB या लास्ट एड्रेस ऑफ 4 KB माइनस लास्ट एड्रेस ऑफ 1 KB माइनस 1 कर सकते हैं। इस तरीके से एंडिंग एड्रेस निकाल सकते हैं। 3 KB का करना है तो 1 KB का लास्ट एड्रेस 2 KB का, और 2 बार एड्रेस लास्ट जोड़ दिया तो एक बार और प्लस कर दीजिए। और पीछे से निकालना 4 KB का एड्रेस माइनस लास्ट एड्रेस ऑफ 1 KB का माइनस 1 कर दीजिए। अब है फंक्शनल डिस्क्रिप्शन 8085 का। फंक्शनल डिस्क्रिप्शन कैसे करते हैं? इंटरनल आर्किटेक्चर में 5 यूनिट्स हैं। रजिस्टर यूनिट है, ALU है, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट है, इंटरप्ट कंट्रोल यूनिट है, सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल यूनिट है। अब है रजिस्टर यूनिट कहती है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रजिस्टर। एक तो जनरल पर्पज रजिस्टर होता है, एक स्पेशल पर्पज रजिस्टर होता है। यहाँ देयर आर 8 बिट्स जनरल पर्पज रजिस्टर। यहाँ पर 8 बिट के 6 जनरल पर्पज रजिस्टर दिए गए हैं, BCDEHL। दे कैन बी यूज्ड होल्ड एड्रेस और डेटा डिपेंडिंग ऑन द इंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करता है कि वो डेटा या एड्रेस को होल्ड करेंगे। दे कैन आल्सो बी यूज्ड एज रजिस्टर पेयर ऑफ 16 बिट लेंथ of the register pair can be used point of the memory but HL pair is known as default memory और data pointer। ये रजिस्टर हैं 8 बिट के कॉम्बिनेशन, 8 बिट के होते हैं सारे के सारे, लेकिन इनको एक साथ कंबाइंड करके 16 बिट लेंथ हो जाती है, यानी कि पेयर्स के रूप में 16 बिट के लिए यूज किए जा सकते हैं। लेकिन जो HL पेयर है वो स्पेशली मेमोरी के लिए है, डिफ़ॉल्ट कंडीशन में मान सकते हैं। स्पेशली HL पेयर है वो मेमोरी के लिए या डेटा पॉइंटर के लिए यूज किया जाता है। फिर है कोई इंस्ट्रक्शन दिया जैसे मूव B, M, तो M इंडिकेट क्या करता है? मेमोरी के जिस लोकेशन से एड्रेस मेमोरी का लोकेशन है शो करता है। M इंडिकेट कंस्टेंट्स और मेमोरी। रजिस्टर इज प्रेजेंट इन HL पेयर ओनली। रजिस्टर HL पेयर में होगा, लेकिन M है मेमोरी के लोकेशन को शो करता है। जैसे ये रजिस्टर यूनिट दिखा गया, BCDEHL दिखाया गया। HL है, इसमें हायर बाइट्स ऑफ रजिस्टर पेयर के आएंगे, इसमें लोअर बाइट्स ऑफ रजिस्टर पेयर आएंगे। HL है, हम मेमोरी या डेटा पॉइंटर की तरह यूज करते हैं, बाकी ये सारे डेटा के लिए कहते हैं। ये 8 बिट डेटा स्टोर करेगा, ये 8 बिट डेटा स्टोर करेगा, दोनों कंबाइंड मिलके 16 बिट डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो ये जनरल पर्पज रजिस्टर हैं। उसके बाद में स्पेशल रजिस्टर में आता है एक्यूमुलेटर 8 बिट का मल्टीपर्पज रजिस्टर माना जाता है। एक्यूमुलेटर क्या होता है? 8 बिट का मल्टीपर्पज रजिस्टर है। इट्स कंटेन वन ऑफ द बाइट एट मोस्ट ऑल ALU ऑपरेशन रिजल्ट स्टोर इन एक्यूमुलेटर। ये ALU में स्टोर करता है अपने रिजल्ट को, एक्सेप्ट फॉर सम इंटरप्ट, कुछ इंटरप्ट्स को छोड़कर, जैसे इंक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट है, इनके रिजल्ट को ये जनरल पर्पज रजिस्टर में स्टोर करता है। बाकी सारे रिजल्ट होते हैं एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, इनके रजिस्टर को एक्यूमुलेटर अपने अंदर स्टोर करता है। तो ये 8 बिट मल्टीपर्पज रजिस्टर है। फिर है प्रोग्राम काउंटर का काम करता है। ये 16 बिट रजिस्टर है विच कंटेन द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। इट टेक्स केयर प्रोग्राम फ्लो और कंट्रोल। इट इज ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट बाई 1। जो प्रोग्राम काउंटर है वो ऑटोमेटिकली इनकी जो रहता है 1 से, ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो प्रोग्राम में परफॉर्म करना है उसके एड्रेस को उसके जो एड्रेस होता है उससे भरा हुआ होता है। तो प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस से पॉइंट करने का काम करता है और उसको पॉइंट करके इंक्रीमेंट हो जाता है। वो रन हो गया तो उसके बाद में तो वापस इंक्रीमेंट हो जाएगा। आफ्टर द ऑपरेशन डिपेंडिंग ऑन इंस्ट्रक्शन, इसके ऑपरेशन है वो इंस्ट्रक्शन जो दिया गया है उस पर डिपेंड करता है प्रोग्राम काउंटर। स्टेप्स क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शन के सबसे पहले ऑपकोड फेच करना, उसके बाद में उसको डिकोड करना, अगर डिकोड करने के बाद में इफेक्टिव एड्रेस को रीड करना अगर है तो उसके बाद में उसको एग्जीक्यूट करना। जैसे ये प्रोग्राम काउंटर है, प्रोग्राम काउंटर में सिग्नल दिया मूव B, C। असेंबलर ने क्या किया? ऑपकोड करके सिग्नल को लिया। तो सबसे पहले क्या करेगा? डिकोड किया, एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद में इस लोकेशन पे था,
अब ये मूव कर जाएगा इस लोकेशन पर, तो प्रोग्राम काउंटर है नेक्स्ट लोकेशन पर मूव करने का काम आता है। फिर है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है 8 बिट रजिस्टर है। ऑप कोड ऑफ प्रेजेंट इंस्ट्रक्शन इट डज नॉट कंटेंट डेटा। इसमें हमेशा ऑप कोड ही आएगा, जो प्रेजेंट वर्तमान में जो इंस्ट्रक्शन चल रहा है उसका ऑप कोड लेने के लिए इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का यूज किया जाता है। इसमें कोई डेटा स्टोर नहीं कर सकते हम। ये स्पेशल टाइप है 8 बिट रजिस्टर का। इंस्ट्रक्शन डिकोडर और मशीन सर्किल एनकोडिंग। ये इंस्ट्रक्शन डिकोडर और मशीन सर्किल एनकोडर क्या काम करते हैं? द ऑप कोड इज डिकोडेड इन द हेल्प ऑफ माइक्रो प्रोग्राम। द नंबर ऑफ ऑपरेशन आर असाइंड अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये जो ऑप कोडिंग या डिकोडिंग की जाती है वो किस तरीके से की जाती है? ऑप कोड की डिकोडिंग है वो माइक्रो प्रोग्राम की हेल्प से की जाती है। जो टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन पर माइक्रो प्रोग्राम है वो डिपेंड होते हैं। अब माइक्रो प्रोग्राम क्या होते हैं? इट इज ए प्रोग्राम रिटन बाय द चिप डिजाइनर टू मेक द प्रोसेसर टू अंडरस्टैंड व्हाट एन इंस्ट्रक्शन इज और इट इंडिकेट द टाइप ऑफ ऑपरेशन टू परफॉर्म। माइक्रो प्रोग्राम क्या काम करते हैं? इट इज ए प्रोग्राम रिटन बाय द चिप डिजाइनर टू मेक द प्रोग्राम प्रोसेसर टू अंडरस्टैंड व्हाट एन इंस्ट्रक्शन इज और इट इंडिकेट द टाइप ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म फॉर इन इंस्ट्रक्शन। इट इज प्रेजेंट इनसाइड द प्रोसेसर। ये प्रोसेसर के अंदर ही होता है। माइक्रो प्रोग्राम क्या है? यूजर्स को या चिप सेलेक्टर जो चिप डिजाइनर होता है वो डिजाइन करता है प्रोसेसर को ये बताने के लिए कि इंस्ट्रक्शन जो दिया गया है उसके लिए हमें क्या काम करना है। तो ये माइक्रो प्रोग्राम है। माइक्रो प्रोग्राम बताता है कि माइक्रो प्रोसेसर को कि इंस्ट्रक्शन जो दिया गया है उसके लिए तुम्हें क्या काम करना है। तो ऑप कोड करना है, ऑपरेशन करना है। तो माइक्रो प्रोग्राम में दोनों चीज़ होती हैं, ऑप कोड और ऑपरेशन। उसके बाद में आता है स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर क्या काम करता है? ये 16 बिट रजिस्टर है विच कंटेन एड्रेस ऑफ डेटा प्रेजेंट इन टॉप ऑफ द स्टैक। स्टैक के जो टॉप में जो डेटा होते हैं उनको स्टैक करने के काम आता है। टॉप ऑफ द स्टैक और टॉप ऑफ द स्टैक मेमोरी। स्टैक क्या है? दिस इज ए पार्ट और रीड राइट मेमोरी टू स्टोर टेम्परेरी डेटा और आल्सो द कंटेंट ऑफ पीसी व्हेन सबरूटीन आर। स्टैक क्या है? स्टैक एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन है जो किस काम आती है? जैसे कोई सबरूटीन प्रोग्राम चल रहा है पीसी में तो उसके डेटा को टेम्परेरी स्टोर करने के लिए स्टैक का यूज किया है। और स्टैक मेमोरी को पॉइंट करने के लिए स्टैक पॉइंटर का यूज किया जाता है। द टेक्निक इन्वॉल्व स्टैक 8085 फर्स्ट इन लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये टेक्निक यूज की जाती है स्टैक के लिए, लास्ट में जाएगा और पहले आएगा। तो ये टेक्निक यूज की जाती है। व्हेन डेटा इज ट्रांसफर्ड इनटू स्टैक, स्टैक पॉइंटर इज डिक्रीमेंट। सिमिलरली इट इज इंक्रीमेंट व्हेन डेटा असिस्ट फ्रॉम द स्टैक। अगर डेटा स्टैक में दिया जा रहा है, भेजा जा रहा है तो स्टैक का डिक्रीमेंट हो जाएगा। स्टैक पॉइंटर है वो डिक्रीमेंट होगा। अगर डेटा असिस्ट किया जाता है तो स्टैक है वो इंक्रीमेंट हो जाता है सिग्नल। अगर डेटा लिया जा रहा है तो असिस्ट किया जाता है। ओनली रजिस्टर पेयर वैल्यू कैन बी स्टोर्ड इनटू स्टैक पॉइंटर। पेयर रजिस्टर पेयर की वैल्यू है वो स्टैक पॉइंटर में हम स्टोर कर सकते हैं। 16 नोट होता है। स्टैक पॉइंटर है जैसे ये माइक्रो प्रोसेसर में स्टैक पॉइंटर है। ये बीसी स्टैक पॉइंटर यूज किया गया है। बीसी एचएल पेयर यूज किया गया है। सबसे पहले 20 और 30 को भेजना है तो सबसे पहले इसमें राइट किए गए 20 और 30। अब स्टैक करना है हमें डेटा टॉप ऑफ स्टैक पे। यहाँ पे स्टैक पॉइंटर है। स्टैक पॉइंटर है ये सब डिक्रीज होता जाएगा। डिक्रीज हो गया उसके बाद में स्टैक पॉइंटर अभी यहाँ पर है वर्तमान में। स्टैक पॉइंटर से हमें डेटा लेना है तो सबसे पहले जैसे 34 और 12 सबसे पहले 12 गया फिर 34 गया तो पहले 34 आएगा फिर 12 आएगा। तो लास्ट इन और फर्स्ट आउट वाली टेक्निक होगी स्टैक पॉइंटर के लिए। स्टैक पॉइंटर है जैसे ये दिया गया है तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में ये क्या काम करेगा? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एक इंस्ट्रक्शन होने के बाद में ये डिक्रीमेंट हो जाता है स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट हो गया तो ये FF पे चला जाएगा। अब है फ्लैग रजिस्टर। देयर आर 5 फ्लैग रजिस्टर और फ्लिप फ्लॉप इन 8085 विच गिव द स्टेट्स आफ्टर एन ALU ऑपरेशन। दे आर मॉडिफाइड बाय एक्यूमुलेटर कंटेंट और सम इंस्ट्रक्शन। दे आर आल्सो मॉडिफाइड पर जनरल पर्पज रजिस्टर के अकॉर्डिंग मॉडिफाई होते रहते हैं। फ्लैग रजिस्टर होते हैं 5 फ्लैग रजिस्टर है। कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, एक्सिलरी फ्लैग, साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग। ये डोंट केयर कंडीशन वाली कंडीशन है। सबसे पहले मानते हैं हम ये D0 से D7 पर दिखाए गए हैं। D0 पे कैरी फ्लैग, फिर डोंट केयर कंडीशन पैरिटी फ्लैग, डोंट केयर कंडीशन एक्सिलरी फ्लैग, डोंट केयर कंडीशन जीरो फ्लैग और ये साइन फ्लैग है। सबसे पहले साइन फ्लैग क्या काम करता है? साइन चेक करने का काम करता है। जीरो फ्लैग है, एक्सिलरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग करो। अब साइन फ्लैग देखते हैं। एस फ्लैग ये क्या काम करता है?
0 और 1 होगा साइन फ्लैग अकॉर्डिंग टू D7 बिट ऑफ एक्यूमुलेटर में D7 बिट अगर 0 और 1 होगी उसके अकॉर्डिंग ये 10 आएगा। अगर पॉजिटिव रिजल्ट है तो एस का मान 0 होगा, साइन फ्लैग 0 पे होगा। अगर नेगेटिव रिजल्ट है एस का मान 1 पे होगा। तो 1 और 0 का अकॉर्डिंग हम पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट का पता लगा सकते हैं D7 बिट को देखते हुए। फिर 0 फ्लैग क्या होगा, अगर पूरे एक्यूमुलेटर का रिजल्ट 0 0 है तो ये 1 पे सेट हो जाएगा 0 फ्लैग और अन्यथा 0 रहेगा। एक्सिलरी फ्लैग क्या होगा, अगर कैरी जनरेट हो रही है D3 बिट से D4 बिट की तरफ कैरी जनरेट हो रही है, यानी लोअर निबल से हायर निबल की तरफ कैरी जनरेट हो रही है तो ये 1 हो जाएगा, अन्यथा ये 0 ही बना रहेगा। उसके बाद में पैरिटी फ्लैग क्या है, नंबर ऑफ बाइनरी वंस इन ए, यानी इवन नंबर ऑफ बाइनरी हैं, जो भी रिजल्ट आया है उसमें इवन नंबर ऑफ से अगर वंस के तो पैरिटी फ्लैग 1 पे सेट हो जाएगा। नंबर ऑफ बाइनरी ऑड हैं तो 0 पे पैरिटी फ्लैग सेट हो जाएगा। कैरी फ्लैग क्या है, इट हैव एन कैरी आउट ऑफ 7 बिट्स, 7 बिट्स से कैरी जनरेट हो रही है तो कैरी फ्लैग 1 पे, अन्यथा 0 पे सेट होगा। ये कुछ डेटा दे रखा है ए में बी में, इन दोनों का ऐड करना है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो डेटा क्या आएगा, इस तरीके से आएगा। इन दोनों को ऐड किया 1 1 0, फिर 0 1 हो जाएगा, 1 1 0, फिर 1 हो जाएगा। ये लोअर निबल से हायर निबल पर कैरी गई है, फिर इसको ऐड किया, कैरी जनरेट हुई है। अब ये सिग्नल है हमारा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के लिए साइन फ्लैग 0 हो गया। फिर 0 फ्लैग है, 0 फ्लैग भी 0 हो जाएगा, यानी ये रिजल्ट है पूरा हमने लिख लिया है 0 0 0 1 और 0 0 1 0। कैसे लिखा, सबसे पहले देखेंगे हम कैरी फ्लैग पे क्या हुआ। कैरी फ्लैग अगर आउट ऑफ कैरी जनरेट हो D7 से तो 1 आएगा, तो कैरी फ्लैग 1 आ गया सबसे पहले। उसके बाद में देखेंगे हम डोंट केयर कंडीशन 0 आ गई। फिर पैरिटी फ्लैग में इवन नंबर ऑफ 1 है तो 1 पे सेलेक्ट होगा, नहीं तो 0 पे, तो 0 हो गया। फिर देखेंगे हम डोंट केयर कंडीशन आ गई। फिर ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग देखेंगे, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग में क्या है, लोअर निबल से हाई निबल पे आ रही है निबल तो 1 हो जाएगा। फिर डोंट केयर कंडीशन आ गई। फिर 0 फ्लैग देखेंगे, 0 फ्लैग में 0 रिजल्ट नहीं है तो 0 हो जाएगा, 0 रिजल्ट होता तो 1 होता। फिर साइन फ्लैग देखेंगे, साइन फ्लैग में पॉजिटिव है तो 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो फ्लैग का स्टेटस है वो आया है 1 और 1, यानी 1 1 एच स्टेट्स है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन दोनों सिग्नल्स को ऐड करेंगे तो फ्लैग्स 8085 के किस तरीके से अफेक्टेड होंगे, उनकी स्टेट्स क्या होगी, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं, इसमें निकालेंगे तो इन दोनों को ऐड किया, FFH आया, ठीक है। इन FFH आया, इसमें क्या होगा, इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से इस फ्लैग की स्टेटस है वो क्या होगी। अब फ्लैग की स्टेटस देखेंगे तो सबसे पहले कैरी फ्लैग है, कैरी फ्लैग क्या है, FFH है, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 9 और 6 15 हो रहा है, और C के बाद में 3 यही 15 हो रहा है, तो ना कैरी जनरेट हो रही है तो साइन फ्लैग है वो नेगेटिव आ रहा है तो 1 0 फ्लैग है 0 0 आंसर नहीं आ रहा है। फिर डोंट केयर कंडीशन आ जाएगी। फिर एक्सिलरी कैरी जनरेट नहीं हुई है तो 0 आ जाएगा। पैरिटी फ्लैग है 0 आ जाएगा। डोंट केयर कंडीशन है, फिर पैरिटी फ्लैग आ गया, फिर डोंट केयर कंडीशन है, फिर कैरी फ्लैग है, कैरी फ्लैग कोई भी जनरेट नहीं हुई है तो 0 आ जाएगा। तो ये इसका स्टेटस हो जाएगा। ऐसे इनको दोनों को ऐड करेंगे तो ये स्टेटस बनेगा फ्लैग रजिस्टर का। उसके बाद में देखते हैं प्रोग्राम और प्रोसेसर स्टेट्स वर्ड्स, यानी PSW क्या होता है। प्रोग्राम और प्रोसेस स्टेट वर्ड्स क्या होता है। इट इज ए कंबाइंड स्टेट्स ऑफ एक्यूमुलेटर एंड फ्लैग रजिस्टर। एक्यूमुलेटर और फ्लैग रजिस्टर की कंबाइंड स्टेट होती है वो PSW होती है, प्रोग्राम स्टेट वर्ड्स। जैसे कोई प्रॉब्लम दे रखी है 23 और 11, ये फ्लैग रजिस्टर है, ये एक्यूमुलेटर में डेटा है, तो ये कंबाइंड स्टेट्स है, उसको कहते हैं PSW। टेम्परेरी रजिस्टर क्या होता है, W और Z हैं, ये 8 बिट रजिस्टर हैं, वो टेम्परेरी रजिस्टर हैं, विच आर नॉट एक्सेसिबल बाय द प्रोग्रामर।
प्रोग्राम इनको एक्सेस नहीं कर सकता है। दे आर यूज्ड बाई प्रोसेसर इन सेम इंस्ट्रक्शन, कुछ इंस्ट्रक्शन में प्रोसेसर ही इनको यूज करता है। 8 बिट रजिस्टर हैं W और Z, कैन बी यूज डेटा ऑपरेशन, डेटा ऑपरेशन के लिए ये यूज किए जाते हैं। A है, B है, BC है, D, H, L, S, P स्टैक पॉइंटर है, ये डेटा ऑपरेशन के लिए यूज करते हैं। इनडायरेक्टली मॉडिफाई हो जाते हैं, वो कौन कौन से रजिस्टर हैं? प्रोग्राम काउंटर है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, फ्लैग रजिस्टर है और WZ है। ये इनडायरेक्टली मॉडिफाई होते हैं अपने आप। फिर ये सारे रजिस्टर्स के बारे में इंस्ट्रक्शन और डिक्लेरेशन हो गया है। उसके बाद में देखते हैं ALU। ALU क्या काम करता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटर, टेम्परेरी रजिस्टर, फ्लैग रजिस्टर, इन तीनों का कॉम्बिनेशन ALU कहलाएगा। वेयर अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन आर पॉसिबल विच आर दीज गिवन बिलो। यहाँ पर अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, इंक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट है, एंड और एक्सोर, कंपेयर, कॉम्प्लीमेंट, रेटरेट, ये लॉजिकल इंस्ट्रक्शन हो जाएंगे। ये अर्थमेटिकल इंस्ट्रक्शन हो जाएंगे। ये सारे ALU में कन्फर्म होते हैं। फ्लैग आर मॉडिफाइड ओनली फॉर ALU ऑपरेशन। ALU ऑपरेशन के लिए फ्लैग मॉडिफाइड होते हैं, बाकी किसी ऑपरेशन के लिए फ्लैग वो मॉडिफाई नहीं होते हैं। टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट क्या है? इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग वेरियस कंट्रोल टाइमिंग एंड स्टेट सिग्नल रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर। टाइमिंग और कंट्रोल यूनिट का क्या काम करता है? ये कंट्रोल स्टेट सिग्नल या कंट्रोल सिग्नल ऑपरेशन के दौरान जनरेट करने के काम आते हैं, यानी कंट्रोलिंग के काम आते हैं। जैसे X1 और X2 है, ये क्या काम आता है? क्रिस्टल ऑसिलेटर कनेक्ट किया जाता है इन दोनों पिन्स के बीच में। क्रिस्टल ऑसिलेटर क्या काम करता है? रेफरेंस फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, स्टेबल ऑसिलेशन। जैसे क्रिस्टल ऑसिलेटर ग्रुप में RC, LC ऑसिलेटर यूज कर सकते हैं जो टेम्परेचर डिपेंडेंट हैं। तो क्लॉक फ्रीक्वेंसी क्या है? क्रिस्टल बटे 2 हो जाएगी, यानी क्लॉक फ्रीक्वेंसी 3 से 6 मेगाहर्ट्ज तक की क्लॉक फ्रीक्वेंसी होती है इसकी। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो 3 मेगाहर्ट्ज 8085 माइक्रोप्रोसेसर के लिए होती है, और 5 मेगाहर्ट्ज है वो 8086 माइक्रोप्रोसेसर के लिए होती है। टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल है वो किस काम की करते हैं? वेरियस कंट्रोल टाइमिंग और स्टेट सिग्नल जनरेट करने के लिए यूज किए जाते हैं माइक्रोप्रोसेसर में। अब है जैसे ये प्रोग्राम दिया गया है 200 क्लॉक पल्स क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी एंड 10 मेगाहर्ट्ज, फाइंड टोटल एजुकेशन टाइम पूछा है। तो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी है 10/2, यानी कि क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी बटे 2 5 मेगाहर्ट्ज। तो टोटल एजुकेशन टाइम है 1/5 मेगाहर्ट्ज इंटू क्लॉक इंटू काउंट। तो 1/5 टाइम पीरियड आ गया इंटू क्लॉक, 200 क्लॉक में काउंट एक बार एजुकेशन होगा उसका, तो 40 माइक्रो सेकेंड आ जाएगा। ये इस तरीके से एजुकेशन टाइम निकालते हैं। तो काउंट है नंबर ऑफ टाइम्स प्रोग्राम काउंट, यानी कितनी बार पूरा प्रोग्राम रन हुआ है उसके लिए ये काउंट का यूज किया गया है। अब है एड्रेस लेस इनेबल। एड्रेस लेस इनेबल का जो मेन फंक्शन क्या होता है वो है इट इज यूज टू मेक AD0 से AD7 आइदर एज एड्रेस और डेटा बस। डी मल्टीप्लेक्स्ड बस बनाने के लिए एड्रेस लेस इनेबल का यूज होता है। अगर ID बार है, रीड कंट्रोल सिग्नल है, 0 पर एक्टिव होगा, एक्टिव लो होगा, एक्टिव लो सिग्नल है एक तरह से। रीड बार, राइट बार है, ये भी एक्टिव लो सिग्नल है। इनपुट आउटपुट M बार है, स्टेट सिग्नल है। ये दोनों कंट्रोल सिग्नल है, ये स्टेटस सिग्नल है। ये मेमोरी इनपुट आउटपुट में से किसी एक चीज़ को ऑपरेट करता है। जैसे 0 है तो मेमोरी ऑपरेशन करेगा, 1 है तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करेगा। अब इन दोनों के कंबाइंड ऑपरेशन देख सकते हैं। जैसे ये 0 है, 0 होने पर ये मेमोरी का काम करेगा। अब मेमोरी में ये 0 होने पर रीड का काम करेगा, ये 0 होने पर राइट का काम करेगा। ये इनपुट आउटपुट काम करेगा, ये 0 होने पर रीड का काम करेगा, ये 0 होने पर राइट का काम करेगा। इस तरीके से ये 0 होने पर रीड का काम करेगा, ये 0 होने पर राइट का काम करेगा। यहाँ पर 1 1 इंडिकेट करता है कि इनपुट आउटपुट सेलेक्ट की गई है। तो इस तरीके से ऑपरेटर हैं, ये कंट्रोल सिग्नल हैं। उसके बाद में लॉजिकल सर्किट टू कंट्रोल सिग्नल 8085 के लिए लॉजिकल सर्किट हैं कंट्रोल सिग्नल के लिए। जैसे इनपुट आउटपुट M बार है, W बार है। जैसे यहाँ पर इनपुट आउटपुट M बार, ये सारे हमने NAND गेट के लिए दे दिए हैं। एक समय में एक ही का काम करेगा, या तो मेमोरी रीड करेगा, राइट करेगा। जैसे यहाँ पर दिया सिग्नल 0 दिया, यहाँ पर भी 0 दिया। यहाँ पर 0 देने के बाद में इन दोनों के लिए ऑटोमेटिक 1 1 हो जाएगा। उन दोनों के लिए 1 1 होने पर ये हाई हो जाएगा,
और यहाँ पर 1 पहले से ही आ रहा है, तो ये तीनों वर्क नहीं करेंगे, यहाँ पर ही वर्क करेगा, तो ये सिग्नल एक्टिव होगा। इस तरीके से एक बार में एक ही सिग्नल एक्टिव होगा। तो इस तरीके से लॉजिक सर्किट बनाया गया है। फिर स्टेट लाइन्स ऑफ एज एस, स्टेटस लाइन है दो, S0 और S1 को किस काम आती है, S0 S1। These are state lines which give the status of bus cycles for an operation. They are used by the other system to know the status of microprocessor. स्टेटस बताती है माइक्रोप्रोसेसर का, जैसे दोनों 0 हैं तो हॉल्ट स्टेटस बताती हैं, 0 1 है तो राइट का काम चल रहा है, अगर 1 0 है तो रीड का काम चल रहा है, दोनों 1 है तो फेचिंग का काम चल रहा है। तो ये माइक्रोप्रोसेसर की स्टेटस बताती है कि माइक्रोप्रोसेसर पर वर्तमान कंडीशन में क्या कार्य परफॉर्म हो रहा है। जैसे इनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ देख सकते हैं, दोनों 0 हैं तो हॉल्ट का काम चल रहा है, 0 और 1 है तो राइट काम कर रहा है। अब राइट में ये 0 है तो मेमोरी राइट हो रही है, 1 0 है तो रीड का काम चल रहा है, रीड का काम चल रहा है, यहाँ पर 0 है तो मेमोरी रीड हो रही है, दोनों 1 है तो फेच का काम चल रहा है। तो 0 होगी तो मेमोरी से फेच करेगा, इनपुट आउटपुट, वैसे तो कोई फेच नहीं कर नहीं सकता, तो ये तो 0 होगी फिक्स है। फिर उसके बाद में ये 1 है तो इनपुट आउटपुट रीड का काम करता है, ये 1 है S0 1 मतलब कि राइट हो रही है, S1 1 मतलब कि रीड हो रही है। यहाँ पर 1 तो इनपुट आउटपुट से हो रही है, यहाँ पर 0 तो मेमोरी से हो रही है। फिर ये दोनों अवस्थित हैं तो होल्ड है या रीसेट होगा, ये कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर है डीएमए क्या काम आता है, जब हमें मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में बहुत ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र करना हो और फास्टर रेट पर ट्रांसफ़र करना हो तो हम डीएमए प्रोसेस का यूज करते हैं। तो ये काम हम डीएमए कंट्रोलर की मदद से ही कर सकते हैं। इसमें एक होल्ड सिग्नल होता है, हाई एक्टिव इनपुट सिग्नल टू दी प्रोसेसर फ्रॉम डीएमए कंट्रोलर रिक्वेस्टिंग टू बसेज फॉर डीएमए ऑपरेशन। होल्ड जो सिग्नल क्या काम करता है, डीएमए कंट्रोलर जो माइक्रो प्रोसेसर से डीएमए रिक्वेस्ट लेने के लिए काम करता है। दी प्रोसेसर कंप्लीट करेंट ऑपरेशन, प्रोसेसर क्या है जो वर्तमान में जो काम कर रहा है उसको कंप्लीट करता है, उसके बाद में वो होल्ड एक्नॉलेजमेंट का सिग्नल है वो सेंड करता है होल्ड रिक्वेस्ट के लिए। वो होल्ड HLD होल्ड एक्नॉलेजमेंट का सिग्नल सेंड करता है। आफ्टर दिस स्टेट द कंट्रोल इज रिक्वेस्ट टू डीएमए कंट्रोलर, यानी इस एक्नॉलेजमेंट के बाद में जो कंट्रोल है पूरा वो डीएमए को दे दिया जाता है माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू। उसके बाद में ये अपने डेटा है, डीएमए अपने डेटा है होल्ड सिग्नल को कूल डाउन कर लेता है और डीएमए कंट्रोलर है अपने डेटा को ट्रांसफ़र करने के बाद में होल्ड सिग्नल को कूल डाउन कर लेता है, जिससे क्या है माइक्रो प्रोसेसर पर वापस माइक्रो प्रोसेसर अपनी बस पर अधिकार कर लेता है। ये डायरेक्ट मेमोरी असिस्ट ऑपरेशन बना देगा। By using DMA controller, data transfer rate is increased and does not require instruction for every single byte. Once the address and count register are located, data is transferred till the count becomes 0. एक बार अगर एसिस हो गया तो उसके बाद में काउंट 0 होगा तब तक ये वो फाइल है वो पूरी कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये डीएमए प्रोसेस है, इस तरीके से यूज करते हैं। 4 स्टेप में यूज कर दी। सबसे पहले होल्ड सिग्नल दिया, फिर होल्ड एक्नॉलेजमेंट सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर से आएगा, फिर ये डेटा ट्रांसफ़र करने के बाद में होल्ड सिग्नल को कूल डाउन कर लेगा और माइक्रो प्रोसेसर अपने अधिकारों होल्ड सिग्नल पर वापस प्राप्त कर लेगा। HLDA क्या काम करता है, ये होल्ड एक्नॉलेजमेंट है, आउटपुट सिग्नल रेस्पॉन्स टू होल्ड रिक्वेस्ट का रेस्पॉन्स देने का काम करता है। जैसे माइक्रो प्रोसेसर ये है, ये डीएमए कंट्रोलर है, ये इसको होल्ड सिग्नल देगा, होल्ड सिग्नल देने के बाद में ये जो वर्तमान कार्य कर रहा है वो कंप्लीट करेगा, उसके बाद में होल्ड एक्नॉलेजमेंट का सिग्नल भेजेगा। होल्ड एक्नॉलेजमेंट का सिग्नल मिलने के बाद में सारी कंट्रोल बस का कंट्रोल इसके ऊपर आ जाएगा, इससे डीएमए रिक्वेस्ट है डायरेक्ट मेमोरी में भेज सकते हैं। अब वैसे बिना डीएमए के भेजेंगे तो यहाँ से यहाँ में आएगा, यहाँ से यहाँ में आ जाएगा, तो टाइम बहुत लगता है, इसके लिए ये फास्ट ऑपरेशन का काम करता है। तो विदाउट डीएमए इस तरीके से वर्क करेगा, डीएमए से डायरेक्ट मेमोरी से इनपुट आउटपुट डेटा भेज सकते हैं। डीएमए आईसी है वो है 8257 8237, ये 4 चैनल 16 KB की है, ये 4 चैनल 64 KB की है। डीएमए कितने मोड्स में काम करता है, बूस्ट मोड में काम करता है, साइकिल स्टीयरिंग टेक्निक या शॉर्ट बस्ट मोड में काम करता है, एक इंटरलीव्ड डीएमए काम करता है। तो 3 मोड्स में डीएमए है वो काम करता है। सबसे पहले देखेंगे हम बूस्ट मोड। बूस्ट मोड में किस तरीके से वर्क करता है ये देखेंगे।
Hold signal remain high unless until the total data is transferred during this period. The process of microprocessor present in bait or ideal state, therefore interference is more. burst मोड में क्या करता है माइक्रोप्रोसेसर, जब तक कंप्लीट पूरा डेटा ट्रांसफर नहीं होता तब तक वो इंतजार करता रहता है, वेटिंग लिस्ट में पड़ा रहता है। तो एसेसिंग डेटा ऑफ हार्ड डिस्क की अगर डेटा एसेस करना हो तब ये बूस्ट मोड काम में लेते हैं, और CD DVD की बर्निंग करती हो तब ये बूस्ट मोड है, हम DMA कंट्रोलर का काम कर लेते हैं। फिर है साइकिल स्टीलिंग टेक्निक। साइकिल स्टीलिंग टेक्निक क्या है? टोटल डेटा इज डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स which are transferred in sequence of internal of time processor on interval only when there is data transferred, therefore interface is less. साइकिल स्टीलिंग टेक्निक क्या है? जैसे माइक्रोप्रोसेसर डेटा ट्रांसफर कर रहा है तो यानी डेटा बस को यूज करेगा, तो उस टाइम पर हम इंटरलीव्ड ब्लॉक्स में इंफॉर्मेशन को डिवाइड करके इंटरलीव्ड सेक्शन में उन फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस तरीके की टेक्निक कहाँ पर यूज करते हैं? जैसे कोई फाइल ट्रांसफ़र करनी है या ऑडियो एप्लीकेशन सुननी है फाइल ट्रांसफ़र करते समय, तो उस टाइम पे साइकिल स्टीलिंग टेक्निक है वो यूज करते हैं DMA प्रोसेस में। फिर इंटरलीव टेक्निक। बसेज ऑफ प्रोसेसर आर यूज्ड बाय DMA कंट्रोलर प्रोसेसर इन परफॉर्मिंग इंटरवल ऑपरेशन। इन दिस मोड ओनली 1 बाइट और वर्ड इज ट्रांसफर पर इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या है? इंटरलीव्ड ऑपरेशन। जैसे माइक्रोप्रोसेसर कोई अदर्स काम कर रहा है उस टाइम पर बसेज पर अपना अधिकार जमा लेता है DMA, और उसके थ्रू इंटरलीव्ड जो बीच बीच में जो शॉर्ट ड्यूरेशन आते हैं उसमें DMA प्रोसेसर है वो फाइल ट्रांसफ़र करता है, यानी 1 बाइट या 1 इंस्ट्रक्शन ऐसे ट्रांसफ़र करता है। तो वाइल ऑपकोड इज बीइंग डिकोडेड, जब माइक्रोप्रोसेसर ऑपकोड डिकोड कर रहा होता है तो वो बसेज का कोई काम नहीं रहता, उस समय DMA जो बसेज का यूज करते हैं उसे कहते हैं इंटरलीव्ड टेक्निक। इस तरीके से तीनों टेक्निक DMA प्रोसेस में यूज की गई है। अब है रीसेट पिन। रीसेट पिन क्या काम करती है? लो एक्टिव सिग्नल है टू रीसेट द प्रोसेसर। पीसी को इनिशियलाइज किया गया है 000H पे। अब है रीसेट आउटपुट विच इंडिकेट द प्रोसेसर इन रीसेट, इट कैन बी यूज्ड रीसेट इनपुट आउटपुट। रीसेट आउटपुट पिन यूज की गई है। आउटपुट विच इंडिकेट द प्रोसेसर इन रीसेट, इट कैन बी यूज्ड रीसेट। इनपुट आउटपुट को रीसेट करने के लिए किया गया है। क्लॉक आउटपुट क्या है? आउटपुट पिन है एंड विच सेम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोसेसर इज अवेलेबल, इट कैन बी कनेक्टेड टू क्लॉक इनपुट आउटपुट फॉर सिंक्रोनस ऑपरेशन। अब है रेडी सिग्नल। क्लॉक आउटपुट क्या है? आउटपुट पिन है ये क्लॉक आउटपुट एट विच सेम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोसेसर इज अवेलेबल। जिस फ्रीक्वेंसी पर प्रोसेसर काम कर रहा होता है वही सेम फ्रीक्वेंसी पर ये क्लॉक आउटपुट पिन है वो अवेलेबल होती है। ये क्या काम करती है? इनपुट आउटपुट को जो इनपुट डिवाइसेज हैं वो उनको क्लॉक फ्रीक्वेंसी को सिंक्रोनाइजेशन के काम करती है। क्लॉक आउट जो बाहर से जो एक्सटर्नल डिवाइसेज कनेक्ट की जाती हैं और जो अंदर माइक्रोप्रोसेसर की क्लॉक फ्रीक्वेंसी है उन दोनों को सिंक्रोनाइजेशन का काम करती है। उसके बाद में आता है रेडी सिग्नल। रेडी सिग्नल का काम करता है? इनपुट सिग्नल टू द प्रोसेसर फ्रॉम ए स्लो स्पीड। इनपुट सिग्नल टू द प्रोसेसर फ्रॉम ए स्लो स्पीड इनपुट आउटपुट इट रेडी। जैसे हाई प्रोसेसर ट्रांसमिट और रिसीव डेटा। इफ रेडी इज लो द प्रोसेसर वेट फॉर इनपुट आउटपुट, यानी इनपुट आउटपुट ने कोई रिक्वेस्ट किया, अगर रेडी सिग्नल हाई है तो वो प्रोसेसर क्या क्या बता रहा है कि डेटा रिसीव करने के लिए रेडी है। अगर वो लो है तो प्रोसेसर बताएगा कि इनपुट आउटपुट डिवाइस को वेट करना चाहिए। तो रीसेट इन है, रेडी है, ये क्लॉक आउट है, रीसेट आउट है। तो इस तरीके से क्लॉक आउट है ये इनपुट आउटपुट को सिंक्रोनाइजेशन काम करती है, रीसेट आउटपुट इनपुट रीसेट करने काम करती है, और ये रेडी की रिक्वेस्ट है वो चेक करने का काम करती है।